खालिद साहब, एक तो ये जो अमेरिकन क्लेम है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, दुनिया में कोई फ़ौज ऐसा हमला नहीं कर सकती थी जो हमने किया है। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने अपनी जो ये तमाम फैसिलिटीज़ के अंदर मौजूद था, फिसाइल मटीरियल हो सकता है या फिर जो दीगर चीज़ें सेंट्रीफ्यूजेस ETC, उसको मूव कर दिया था। IAEA भी ये कह रही है कि रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की गई। तो फिर इस हमले की जो इंटेंसिटी है उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या इसने इतना नुकसान किया है कि ईरान काफ़ी साल पीछे चला जाए इस प्रोग्राम की डेवलपमेंट से, या फिर मिनिमल डैमेज है ये? देखिए, जहाँ तक तो टनेज से मैं वाकिफ़ हूँ, जिनकी बात कर रहे हैं कि ये B2 ऑलमोस्ट 40,000 पाउंड का वज़न उठा कर ले जाता है, बंकर बस्टर है, ऑलमोस्ट 60 मीटर्स तक पेनिट्रेट करते हैं ये बॉम्ब। और आपने देखा कि उन्होंने टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल भी सबमरीन से फायर किए शायद दूसरी साइड्स पर, और ज़्यादा इस जो कुम के पास इनका मेजर कॉम्प्लेक्स है, यानी जिसको आप सैटेलाइट से देख सकते हैं, वो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, टनल्स हैं, इंटरकनेक्टेड है। ये एक टनल नहीं थी जिसको मारे तो वो बस तबाह हो जाएगी और ये वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं था। जहाँ तक आप ये बात करें कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ईरान को आई एम श्योर डे 1 से पता था कि ये टारगेट जब भी हुआ होगा ज़रूर। तो उन्होंने भी, जो मैं पढ़ रहा हूँ, तकरीबन 90 मीटर तक अंदर बनाया हुआ था, हॉल्स हैं बहुत बड़े, इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। और ये देखने के बाद कि हमला आया जा रहा था, तो आई एम श्योर ईरान ने अपनी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है या एनरिच्ड यूरेनियम है जो, उसको डेफिनेटली मूव कर दिया होगा। इतना तो नहीं होता। हाँ, जो डैमेज पॉसिबल है वो भी अभी देखना पड़ेगा कुछ दिनों बाद, बिकॉज ये 90 मीटर तक इतने बड़े कंपाउंड को तहस नहस करना मुझे अभी नहीं लग रहा कि एक स्ट्राइक में हुआ होगा। डेफिनेटली कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, पार्शियल डैमेज हो सकता है, कहीं तक ये डेप्थ में पहुंच गए होंगे, कई जगहों पे नहीं होंगे, तो मुझे रिकवरेबल लगता है एक बार। और जैसे अगर यूरेनियम जो एनरिच्ड है वो ले गए हैं अगर आउट ऑफ फिट, तो जाहिर है वो भी एक एलिमेंट उनके प्लस में है। जो इशू है जिसको मेरा कंसर्न है वो ये है कि जब इस तरह की टनेज की बॉम्बिंग होती है तो वो ये जो लेबॉर्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रातों रात नहीं बनता। ये 2005 से सैटेलाइट देख रहे थे इसको कि ये बन रहा है, रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी बन रही है, तो इट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स, बिकॉज ये हार्डन्ड होता है, सेल्फ प्रोटेक्टेड होता है, और सबसे बड़ी बात है इसमें न्यूक्लियर का प्रोजेक्ट का काम होना होता है। तो इसलिए ये नहीं होता कि ये सॉफ्ट वॉल्स नहीं होती जो आसानी से ही बिल्कुल कोई एक बॉम्ब गिरेगा तो डैमेज हो जाएंगी। ये टिपिकल सिंपल जिसको हम सुरंग कहते हैं या टनल्स कहते हैं, ये वो वाली नहीं होती। ये बहुत हार्डन्ड होती हैं और पर्पस बिल्ड बनाई जाती हैं और जेन में रखकर बनाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है, आपने नोट किया होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये नहीं कहा कि कंप्लीटली रूल्ड आउट कि भाई अब कुछ नहीं रह गया। उन्होंने कहा बहुत हद तक सेफ कर दिया, बहुत हद तक का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है। अब एक चीज़ जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ कमिंग डेज में वो ये है, क्योंकि मोसाद का, इसराइल का यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क था, और 13 तारीख को हमने क्या देखा, इतनी पर्सनैलिटी जो मारी गई वो सबसे बड़ा उधर था उनका फोकस। और दूसरा, उन्होंने ईरान की सरजमीन से ही फायर किए ड्रोन सारे और ईरानियन एयर डिफेंस को हिट किया। तो मुझे जो लगता है जो उनका अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत सर्वाइव किया होगा, उसके थ्रू वो वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि किस हद तक डैमेज हुआ है। तो आई फोरसी कि अगर उनको कंफर्मेशन ना हुई कि ये मुकम्मल तबाह हुआ है, तो आई डू सी अनदर विजिट या रीविजिट इसी तरह के जहाज़ों। और खालिद साहब, शॉर्टली ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज की बात की है, ईरानियन पार्लियामेंट की तरफ से भी इस बात को आगे बढ़ाया गया, ये आपको लगता है पॉसिबल है? और अगर ऐसा होता है, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा होंगे, पूरी दुनिया में एक शॉक वेव क्रिएट हो जाएगी उससे। देखिए, हॉर्मुज़ बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जगह इसमें, लेकिन वो फिर अंग्रेजी में कहते हैं ईजियर सेड देन डन। वजह यह है कि हार्मोज को जब आप करना चाहेंगे तो आपको मल्टी प्रॉन्ग करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सेंड द वॉरशिप्स के वो ब्लॉक कर दिया हमने। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज को ईरान को ये करते वक्त है वो है एयर का कंट्रोल। एयर का कंट्रोल उसके बाद ना होने के बराबर है। ऐसे जब आप प्रोजेक्ट्स टेकअप करते हैं तो यू हैव टू हैव एन एयर सुप्रीमेसी, और एयर कंट्रोल होना चाहिए, और इस हद तक होना चाहिए जैसे अमेरिकन और एयरलाइन ने इराक के ऊपर किया था। ऑलमोस्ट नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाता है ऐसी जगहों पे कि कोई आएगा हम मार देंगे। वो कैपेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली मैं ईरान की नहीं देख रहा, और जब तक एयर की कैपेबिलिटी ना हो मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग होगा ईरान के लिए। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो एरियल सुपीरियॉरिटी लूज़ करना है वो बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। खालिद साहब, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये भी है कि एरियल बॉम्बिंग्स तो होती रहती हैं दुनिया में, जहाँ पर भी हुई हैं वहाँ इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाया कोई भी मुल्क। डू यू थिंक दे विल हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड्स? ऐसा पॉसिबल है किसी कैलकुलेशन में कि अमेरिका ये भी करने की कोशिश करे कि ईरान में फ़ौज भी अपनी स्टेशन होनी चाहिए और उसके लिए भी कॉर्नर करने की कोशिश करे ईरान को? देखिए, ये सवाल का जवाब देने से पहले हमें ईरानी कौम को देखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट, मेरा ख्याल है जौहर हुसैन साहब ज़्यादा कमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट कौम है। कौम भी बल्कि क्या तहजीब है हज़ारों सालों की, और जितना रिजॉल्व इन्होंने कई सालों में दिखाया है, पिछले 200 सालों में तकरीबन 8 जंगें लड़ी उन्होंने, तमाम की तमाम या तो विक्ट्री में हैं और इम्पोज उन पर की गई मोस्टली। तो रेजिलियंस तो बहुत ज़्यादा है एक बात।
देखिए, जब वेज या गैप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा होता है तब ऐसा होता है। सिर्फ राइजिंग लाइन नाम रख लेने से एक ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। राइजिंग लाइन आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए करता चलूँ मैं कि जब ये ईरान का झंडा है जिसके ऊपर अब दरमियान में अल्लाह लिखा हुआ है, ये पहले लाइन होता था यहाँ पर और वो शायरान का फ्लैग होता था। तो राइजिंग लाइन का लोग सिंबॉलिक वो किया जा रहा है कि शायद द लाइन इज़ कमिंग बैक। इस तरह नहीं लाइन वापस आता। मुझे नहीं लगता कि जितनी रेजिलियंस कौम है और जितनी कोहेसिवनेस उनके अंदर आ गई है अब। देखिए, एक्सटर्नल एग्रेशन, पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। हिंदुस्तान ने हमला किया, पूरी कौम खड़ी हो गई पाकिस्तान के फौज के साथ, और पर्टिकुलरली जो एग्रेशन थी उसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। लेकिन खालिद साहब, आपने पाकिस्तान की मिसाल दी ना, बड़ा फैक्टर ये है कि पाकिस्तान की एरियल सुपीरियॉरिटी हमने देखी इस्टेब्लिश होती भी और ईरान की बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गई। ये जो कंपैरिजन है इसमें बहुत फ़र्क नहीं है कि ईरान ने एयर सुपीरियॉरिटी लूज़ की है। आई एग्री विद यू। वो देखें, वो प्रोहिबिटिव कॉस्ट जो इम्पोज करता है ना मुल्क एयर पावर के साथ। देखें, एयर पावर की एजिलिटी होती है, सरप्राइज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स होता है और शॉक इफेक्ट होता है। और सबसे बढ़कर आजकल एयर पावर एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। ये ईरान के खिलाफ क्या कर रहा है अमेरिका? ये फेवरेबल एनवायरनमेंट की कोशिश हो रही है ना एयर अप्लाई करके। तो पाकिस्तान ने भी ये किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जब ये हॉर्मोज का इंटरसेप्ट करने के यहाँ का आएंगे तो यहाँ एयर पावर की बड़ी ज़रूरत है। उनको शिद्दत से याद आएगा कि उनको एयरफोर्स एक बहुत स्ट्रांग, या जितनी भी वो स्ट्रांग कर सकते थे, करनी चाहिए थी। चाइना से उन्होंने आज तक कोई जहाज़ नहीं लिया, आप नोट करें जरा। रशिया ने प्रॉमिस किया S-400 का, वो डिलीवर हुआ या नहीं हुआ अभी तक हवा में है और कंडीशंस बड़ी सख्त हैं। तो उन्होंने ये जो एलिमेंट है, आजकल देखें एयर पावर के बगैर जंगें शुरू की जा सकती हैं, जंगें लड़ी जा सकती हैं, जंगें जीती नहीं जा सकती। बाद में माफ़ी मांग ली गई 5 से 6 लाख लोगों को एक्सटर्मिनेट करने के बाद। तो इस बार आपको लगता है कि वाहिद जो फोकस था अमेरिका का वो यही था, या फिर बैक चैनल जो फैक्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि रेजीम चेंज रिक्वायर्ड था? और ईरान के अंदर क्या सेंटिमेंट है, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि आर दे रेडी टू गिव अप एवरीथिंग रिगार्डिंग देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एंड प्रोग्राम्स? देखें मुजम्मिल साहब, यहाँ पे जो अवामी जो सेंटिमेंट है वो मिक्स है। अच्छा, कुछ चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन तक बना दिया जाए और कुछ चाहते हैं कि नहीं बनाया जाए। बहरहाल ऑफिशियल्स का कहना ये, और मुख्तलिफ यहाँ पे जो मुश्तहिद हैं उनका कहना ये है कि ईरान इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। एक तो 1996 से कहते हुए आ रहे हैं नेतन्याहू साहब, कांग्रेस के सामने भी कहा, यूनाइटेड नेशंस के सामने भी मुख्तलिफ जगहों पे कहा, कहते हुए आ रहे हैं डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब, मंथ्स अवे फ्रॉम मेकिंग अ बॉम्ब। तो स्क्रिप्ट तो यही रही है, बट द पॉइंट इज रिजीम चेंज। यस, आई डू एग्री विद यू ऑन दैट। दूसरी यहाँ पे जो जवाब देते हैं यहाँ पे मुश्तहिद, तो ये कहते हैं कि ईरान इसलिए न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा बिकॉज दे वांट टू डू राइट बाय हिस्ट्री। आगे जाके मिलेनियल्स लेटर ये सही नहीं देखा जाएगा, जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं उनको पॉजिटिवली शायद व्यू ना किया जाए। और ईरान के पास मौका है इस वक्त ये दिखाने का दुनिया को कि कैसे विदाउट क्रिएटिंग अ वेपन दैट कैन किल मिलियंस, पोटेंशियली मिलियंस ऑफ पीपल, इनोसेंट पीपल, किस तरीके से अपने आप को डिफेंड करना है, वो मौका है ईरान के पास। अवामी तासुर और गवर्नमेंट लेवल पे दोनों पे जो है वो अवाम पे तो मिक्स रिएक्शंस है, लेकिन गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात नहीं है। प्रेशर के अंदर है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तासुर यही दिया जाता है अवाम का कि यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इंपीरियल मशीनरी के थ्रू जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में धकेलने की कोशिश कर रहा है ईरान को, एंड दे पीपल हियर रियलाइज दैट। तो इसलिए वो खड़े में अपनी गवर्नमेंट के साथ, और जैसे कि पेज़ेश्कियान साहब का भी मैंने कहा, भले रिफॉर्मिस्ट हैं, ही स्टैंडिंग विद द सुप्रीम लीडर। और जॉन शॉर्टली, जो HHH की बात होती है, यानी कि हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस, उनका किरदार आगे चल के किस तरह देख रहे हैं? बहुत से इंपॉर्टेंट जो स्पीयर हेड्स हैं उनको टारगेट किया इजराइल ने रिसेंटली। देखें, हमास लड़ी इस वक्त जंग, ठीक है, हिजबुल्लाह कह देते हैं कि लीडरशिप चली गई, ठीक है, दे हैव बिकम इनइफेक्टिव। सीरिया में टॉपल हो गई रिजीम, वी कैन से दैट इज आल्सो बिकम इनइफेक्टिव, बट एट द सेम टाइम अब गेन्स भी देखें ना, उस पर काउंटर बैलेंस किस तरीके से हो रहा है। यमन में हुतीस जो है वो मजबूत हो गए। 2023, 2024 में जो बाबल मंदब रेड सी है उसके अंदर स्ट्राइक्स किए, उन्होंने 60 वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया है। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स से उनके साथ सीज फायर कर ली कि भाई हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें नहीं छेड़ें। सऊदी अरब ऑन दी अदर एंड ईरान के साथ आ गया है, राइट। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है सऊदी अरब का साथ आना, क्योंकि फिर जो प्रॉक्सीज हैं साउथ एशिया के अंदर और दूसरी जगहों पे, उनकी जो अग्रेशन है वो खत्म हो रही है। इराक के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलबदर है, और मुख्तलिफ इसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि पोलिसारियो फ्रंट को भी ईरान जो है वो फंड करता है। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया भी जो है वो खड़ा हो गया है। देखिए, जहां पे लॉसेस हो रहे हैं वहां पे गेन्स भी हो रहे हैं। HHH अगर चली गई है तो आई वुड से कि ईरान, मेरा पर्सनल जाती राय है, पहले तो ईरान को इतनी, आई थिंक डायरेक्टली उनके पास इतनी है कि वो एंगेज कर सके, लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट्स आ जाता है साथ और पोटेंशियली ये ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ईरान कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज बिकॉज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ लॉट टू लूज। ये जो लोग ईरान के साथ लड़ रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट एवरीथिंग।
सो आई थिंक इनका स्पिरिट कंपेरेबल नहीं है विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल।